डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। बंगाल में दूसरे चरण में भी बम्पर वोटिंग, कई विधानसभा क्षेत्रों में छुटपुट, मारपीट, लाठीचार्ज और नारेबाजी के साथ ईवीएम से छेड़छाड़ के आरोप। भाजपा बोली ईवीएम में बीजेपी बटन पर टेप लगाया। चुनाव आयोग ने रिपोलिंग के दिए आदेश। हरदोई में पीएम मोदी ने किया गंगा एक्सप्रेसवे का उद्घाटन। प्रयागराज से मेरठ अब महज 6 घंटे दूर। ईस्ट से वेस्ट यूपी तक कई धार्मिक तीर्थों पर तक पहुंचा आसान बनाया जाएगा गंगा एक्सप्रेसवे। मोदी ने कहा यह यूपी के विकास की नई लाइफलाइन। वहीं महिला आरक्षण पर पीएम मोदी ने सपा को घेरा। झारखंड में हेमंत सोरेन की बैठक में 15 प्रस्तावों को मिली मंजूरी। क्षेत्रीय भाषाओं के बिना ही जेटेट नियमावली 2026 किया पारित। इस मुद्दे पर कमेटी करेगी विचार। रांची में 2 नए फ्लाईओवरों के निर्माण की स्वीकृति। वंशीधर नगर का नाम बदलने के प्रस्ताव पर सहमति। महोबा में भाजपा जिलाध्यक्ष पर गंभीर आरोप। पूर्व जिला मंत्री दीपाली तिवारी ने लगाए पद के एवज में हम बिस्तर होने की मांग के आरोप। जिलाध्यक्ष के इस्तीफे पर अड़ी पूर्व जिला मंत्री ने बढ़ाई टेंशन। आरोपों की जांच करने पहुंची बीजेपी की 2 सदस्यीय जांच टीम। अमेरिका ईरान के बीच चरम पर तनाव। ईरान बोला हमारे लिए अभी भी जंग जैसे हालात नहीं सहेंगे ट्रंप का दबाव। वहीं ट्रंप ने कहा ढहने की कगार पर पहुंचा ईरान, नहीं बनाने देंगे परमाणु हथियार। उधर संयुक्त अरब अमीरात ने छोड़ा ओपेक। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अंकिता सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे जहां पश्चिम बंगाल में सेकेंड फेज की 142 सीटों पर वोटिंग संपन्न हो गई है। छिटपुट घटनाओं के बीच मतदान शांतिपूर्ण रहा। कई विधानसभा क्षेत्रों में से मारपीट, लाठीचार्ज, नारेबाजी और ईवीएम से छेड़छाड़ की घटनाएं सामने आई हैं। भवानीपुर में सीएम ममता के खिलाफ चुनाव लड़ रहे भाजपा उम्मीदवार शुभेंदु अधिकारी को घेरकर टीएमसी समर्थकों ने नारे लगाए। शुभेंदु अधिकारी ने आरोप लगाया कि उनके खिलाफ नारेबाजी कर रहे सभी लोग बांग्लादेशी मुसलमान हैं। शुभेंदु ने कहा वे डरे हुए हैं, ममता का सफाया हो जाएगा। उधर भाजपा ने आरोप लगाया कि डायमंड हार्बर के फाल्टा में ईवीएम में बीजेपी के बटन पर टैप लगाया गया। आरोपों पर चुनाव आयोग ने कहा कि जिन मतदान केंद्रों पर ईवीएम में टेप मिलने की शिकायत सही मिली तो वहां दोबारा चुनाव होंगे। चुनाव आयोग के सूत्रों के मुताबिक जहां भी ईवीएम के साथ छेड़छाड़ की गई, किसी पार्टी की बटन ब्लॉक हुई तो उन बूथों पर दोबारा वोटिंग होगी। बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनोज कुमार अग्रवाल ने कहा कि जिन मतदान केंद्रों पर ईवीएम में काले या सफेद टेप मिलने की शिकायत मिली है वहां दोबारा मतदान यानी कि रीपोलिंग कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि अगर किसी एक विधानसभा क्षेत्र में बड़ी संख्या में बूथों पर ऐसी शिकायतें सामने आती हैं तो पूरे विधानसभा क्षेत्र में ही दोबारा मतदान कराया जाएगा। बांग्लादेशी मुसलमान मुझे देख के उनका वोटर लिस्ट से नाम चला गया ना, इसलिए थोड़ा बांग्लादेश का जो मुसलमान का स्लोगन है जय बांग्ला कर रहा था। मैं काफी 15 मिनट तो अलाउ किया, बोलने दीजिए कैमरा में। इसमें तो मेरा 10,000 वोट बढ़ गया ना। हिंदू जाग चुका है, सब हिंदू तांता लगा रहा है, बोले हमारी हिंदू भाई के ऊपर अत्याचार कर रहा है मुसलमान लोग। हम लोग को पहले वोट दे देना चाहिए हिंदू भाई को, मेरा तो फायदा ही हुआ। নির্বাচন কর্তৃপক্ষকে আমার তরফ থেকে থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ ফর গ্রেট সাকসেস এন্ড এইবারের ইলেকশনটা খুবই ভালো হবে। আই এম ভেরি শিওর অ্যাবাউট। আমরা চাই ভোটটা শান্তিতে হোক, মানুষের অধিকার প্রয়োগ করতে দেওয়া হোক, কিন্তু বিশেষ করে কতগুলো অবজারভার নিয়ে আসা হয়েছে বিভিন্ন জায়গা থেকে এবং অনেক পুলিশ অফিসার নিয়ে আসা হয়েছে যারা বাংলাকে বোঝে না। যেমন গতকাল রাত্রে যে অত্যাচার করেছে সারা বাংলা জুড়ে, আমি কিন্তু সারা রাত জেগেছিলাম। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरदोई में गंगा एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया। पश्चिमी उत्तर प्रदेश को पूर्वी उत्तर प्रदेश से जोड़ने वाला ये एक्सप्रेसवे मेरठ से प्रयागराज की 594 किमी की दूरी को कम समय में पूरी करेगा, जिससे यह दूरी 11 घंटे के बजाय महज 6 घंटे में पूरी होगी। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि ये उत्तर प्रदेश की एक नई लाइफलाइन है। उन्होंने कहा कि अब कुछ ही घंटों में आप प्रयागराज के संगम पहुंच सकते हैं और काशी में बाबा विश्वनाथ के दर्शन करके वापस आ सकते हैं। जैसे मां गंगा हजारों वर्षों से यूपी और देश की जीवन रेखा रही है,
वैसे ही आधुनिक प्रगति के इस दौर में उनके समीप से गुजरता ये एक्सप्रेसवे यूपी के विकास की नई लाइफलाइन बनेगा। इस दौरान सीएम योगी ने सपा पर भी जमकर निशाना साधा। अपने भाषण में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि समाजवादी पार्टी से यूपी के लोगों को सावधान रहने की जरूरत है। सपा ने संसद में महिला आरक्षण बिल का विरोध किया, ये लोग महिला विरोधी हैं। पीएम मोदी ने अपनी स्पीच में बंगाल में जारी अंतिम चरण के चुनाव का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि आज लोकतंत्र के उत्सव का भी अहम दिन है। बंगाल में इस समय वोटिंग हो रही है। खबरें आ रही हैं जिससे पता चलता है कि बंगाल में भारी मतदान हो रहा है। पहले चरण की तरह ही जनता वोट देने की निकल रही है। उद्घाटन कार्यक्रम में सीएम योगी भी मौजूद रहे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गंगा एक्सप्रेसवे के उद्घाटन को लेकर कहा कि यह देश के सबसे बड़े एक्सप्रेसवे परियोजनाओं में से एक है। मुख्यमंत्री ने कहा कि दिसंबर 2021 में जिस परियोजना का शिलान्यास हुआ था, आज उसका उद्घाटन हो रहा है और यह प्रदेश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ बनने जा रहा है। सीएम योगी ने इस अवसर पर कहा कि नए भारत के नए उत्तर प्रदेश में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का तेजी से विकास हो रहा है, जहां स्पष्ट नीति और साफ नियत के साथ योजनाओं को प्रभावी ढंग से जमीन पर उतारा जा रहा है। जैसे मां गंगा हजारों वर्षों से यूपी की और इस देश की जीवन रेखा रही है, वैसे ही आधुनिक प्रगति के इस दौर में उनके समीप से गुजरता ये एक्सप्रेसवे ये यूपी के विकास की नई लाइफलाइन बनेगा। दिसंबर 2021 में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इस एक्सप्रेसवे का आधारशिला रखी थी। वैश्विक महामारी कोरोना के उस कालखंड के दौरान इसके जमीन अधिग्रहण की कार्रवाई करने के साथ ही इस पूरे कार्यक्रम को आगे बढ़ाने और एक समय सीमा के अंदर इसे पूरा करने का विजन आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो उत्तर प्रदेश को दिया और पूरे देश के अंदर आज जब हम नए भारत का दर्शन कर रहे हैं तो उस नए भारत के नए उत्तर प्रदेश में यह आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो हमारे आवागमन को तो सरल बना ही रहा है, बल्कि हमारी अर्थव्यवस्था को भी एक नई ऊंचाई प्रदान कर रहा है। और ये तब हो पाया है जब प्रधानमंत्री जी के विजन को उनके मार्गदर्शन पर चलते हुए स्पष्ट नीति और साफ नियत से उसे प्रभावी ढंग से जमीनी धरातल पर उतारने का कार्य हुआ। झारखंड की राजधानी रांची में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट बैठक में जन कल्याण से जुड़े 15 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दे दी गई है। प्रोजेक्ट भवन में हुई इस बैठक के बाद कैबिनेट सचिव वंदना दादेल ने जानकारी देते हुए बताया कि सरकार का फोकस शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने और राजधानी की यातायात समस्या को दूर करने पर रहा। इसी क्रम में बहुप्रतीक्षित शिक्षक पात्रता नियमावली जेटेट 2026 को स्वीकृति दी गई। हालांकि भोजपुरी अंगिका और मगही भाषा को इसमें शामिल नहीं किया गया। बैठक के दौरान मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने इन भाषाओं को शामिल करने का मुद्दा उठाया, जिस पर मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि इसके लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया जाएगा। गौरतलब है कि इससे पहले भी भाषा विवाद के कारण इस प्रस्ताव को स्थगित कर दिया गया था। वहीं रांची में ट्रैफिक जाम की समस्या से निपटने के लिए सरकार ने 2 बड़े फ्लाईओवर निर्माण को मंजूरी दी है, जिसमें अरगोड़ा चौक से हरमू तक 469 करोड़ और करमटोली चौक से साइंस सिटी तक 351 करोड़ रुपए की लागत स्वीकृत की गई है। इसके अलावा कैबिनेट ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत राज्य स्कूल मानक प्राधिकरण की गठन, गूगल के साथ एआई को बढ़ावा देने के लिए एमओयू और पलामू में इंजीनियरिंग कॉलेज में इनोवेशन सेंटर के लिए बजट मंजूर किया है। मारंग गोमके छात्रवृत्ति योजना के तहत अब 50 छात्रों को विदेश में पढ़ाई का अवसर मिलेगा। साथ ही गढ़वा जिले के वंशीधर नगर का नाम बदलकर वंशीधर नगर उंटारी करने और कई राज्यकर्मियों की सेवाएं नियमित करने तथा पेंशन संबंधी प्रस्तावों को भी कैबिनेट ने हरी झंडी दे दी है।
रांची के धुर्वा स्थित झारखंड मंत्रालय को मंगलवार की शाम कैबिनेट की मीटिंग खत्म होने के बाद जैसे ही राज्य के मुखिया यानी सीएम हेमंत सोरेन बाहर निकलकर मीडिया के बीच पहुंचे, वहां इस बात की चर्चा शुरू हो गई कि मुख्यमंत्री बिना अपने कारकेट यानी काफिले के ही झारखंड मंत्रालय पहुंच गए। ऐसे में पत्रकारों द्वारा उनसे बातचीत में इसकी वजह जानने की कोशिश की गई तो जवाब में उन्होंने ये कहा कि क्या आप लोग मुझे आम आदमी नहीं समझते हैं। वहीं प्रोटोकॉल का हवाला देकर मुख्यमंत्री ने कहा कि आम आदमी हमेशा आम आदमी होता है और ये कोई नया नहीं है। रांची में राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आपदा प्रबंधन प्राधिकार की एक अहम बैठक संपन्न हुई, जिसमें झारखंड वासियों के लिए कई महत्वपूर्ण फैसलों पर मोहर लगी है। इसके तहत अब राज्य में सड़क दुर्घटना से जान गंवाने वाले व्यक्तियों के पीड़ित परिवारों को 1 लाख के बजाय 4 लाख रुपए की अनुग्रह राशि दिया जाएगा। इस संबंध में मुख्यमंत्री ने जिला आपदा प्रबंधन पदाधिकारियों की सेवा अवधि वर्ष 2026-27 तक बढ़ाने और युवा आपदा मित्र स्वयंसेवकों को सीधे इमरजेंसी रिस्पांस सिस्टम से जोड़ने के निर्देश भी दिए हैं। इसके साथ ही बचाव कार्यों के लिए राज्य के गोताखोरों की संख्या भी बढ़ाने का निर्देश दिया गया है। उधर कल कैबिनेट बैठक के बाद मीडिया कर्मियों के बीच आकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने स्वर्गीय दिशोम गुरु शिबू सोरेन के नाम पर रांची के जगुआर कैंपस में बन रहे विशेष विद्यालय को लेकर खुशी जताई और ये कहा कि राज्य के लिए बलिदान देने वाले वीर शहीदों के बच्चों को सर्वोत्तम शिक्षा देना सरकार की प्राथमिकता है। साथ ही उन्होंने भरोसा दिलाया कि इस विद्यालय के माध्यम से शहीदों के परिजनों को संबल मिलेगा और उनके बच्चों को ही अपने ही परिसर में विश्व स्तरीय तालीम उपलब्ध होगी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने नारी वंदन अधिनियम पर बात करते हुए कांग्रेस पर हमला बोला है। कांग्रेस ने हमेशा से महिला अधिकारों में रुकावट पैदा करने का काम किया है। कांग्रेस ने हमेशा से महिला अधिकारों में रुकावट पैदा करने का काम किया है। नारी शक्ति का अधिकार छीनकर कांग्रेस जीत का जश्न मना रही है। यह उनकी महिला विरोधी सोच को प्रदर्शित करता है। महिला आरक्षण पर उत्तराखंड में भी सियासत गरमाई हुई है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कविता के माध्यम से विपक्ष पर प्रहार किया है। साथ ही मदरसा बोर्ड भंग करने के सवाल का भी जवाब दिया। महिला आरक्षण पर उत्तराखंड में भी सियासत गरमाई हुई है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कविता के माध्यम से विपक्ष पर प्रहार किया। साथ ही मदरसा बोर्ड भंग करने के सवाल का भी जवाब दिया। कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के सहयोगी दल जिस प्रकार से नारी शक्ति बंधन अधिनियम को लागू करवाने के मार्ग में बाधा बनकर आ रहे हैं, उन्होंने जिस प्रकार से संसद में जिस प्रकार का व्यवहार किया, बिल गिरने के बाद जिस प्रकार का जश्न मनाया और वही काम आज जिस प्रकार उनके कांग्रेस पार्टी के नेता दिल्ली में कर रहे थे, संसद में कर रहे थे, वही आज विधानसभा में भी यहाँ कांग्रेस पार्टी के नेताओं को देखने को मिला, उनके प्रतिनिधियों को देखने का मिला। अब ये बात पुख्ता हो गई है कि कांग्रेस पार्टी महिला विरोधी है। अगली खबर का रुख करेंगे, जहां यूपी के महुआ में बीजेपी के जिलाध्यक्ष पर पद के एवज में हम बिस्तर होने के लिए दवा बनाने के आरोपों की जांच करने पहुंची क्षेत्रीय अध्यक्ष के निर्देश पर गठित पार्टी की 2 सदस्यीय जांच टीम सुबह से लेकर देर रात तक किए गए प्रयास के बाद भी पूर्व जिला मंत्री दीपाली तिवारी को मनाने की कोशिश में नाकाम साबित हुई। देर शाम सोशल मीडिया पर चली समझौते की खबर को भाजपा की पूर्व जिला मंत्री दीपाली तिवारी ने निराधार बताते हुए जिलाध्यक्ष के इस्तीफे की मांग की है। फिलहाल जांच टीम ने दोनों पक्षों सहित जनपद में पार्टी के पदाधिकारियों से पूछताछ कर रिपोर्ट पार्टी नेतृत्व को सौंपने की बात कही है। दरअसल भाजपा की पूर्व जिला मंत्री दीपाली तिवारी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक में लाइव आकर जिलाध्यक्ष मोहन लाल कुशवाहा पर पद के एवज में हम बिस्तर होने का सनसनीखेज आरोप लगाया था। पार्टी की पूर्व जिला मंत्री रही महिला नेत्री द्वारा जिलाध्यक्ष पर लगाए गए आरोप के बाद से जनपद की राजनीति में भूचाल देखने को मिल रहा है। मामला बढ़ता देख जिलाध्यक्ष की मांग पर क्षेत्रीय नेतृत्व द्वारा 2 सदस्यीय जांच टीम गठित कर मामले की जांच रिपोर्ट 3 दिन में देने के निर्देश दिए गए थे।
मंगलवार सुबह महुआ पहुंची जांच टीम ने दिन भर पूर्व जिला मंत्री दीपाली तिवारी को मनाने का भरसक प्रयास किया, लेकिन बात नहीं बन सकी। देर शाम को सोशल मीडिया पर पूर्व जिला मंत्री एवं जिलाध्यक्ष विवाद में समझौते की खबर वायरल होने के बाद पूर्व जिला मंत्री दीपाली तिवारी ने एक बार फिर फेसबुक लाइव आकर समझौते की खबर का खंडन कर खबर को निराधार बताया है। पूर्व जिला मंत्री दीपाली तिवारी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि पार्टी हमारे लिए सर्वोप्रिय है और रहेगी, लेकिन व्यक्ति से कोई समझौता नहीं है। जिलाध्यक्ष का इस्तीफा ही हमारा न्याय है। जांच टीम की सदस्य अध्यक्ष महिला कल्याण निगम व प्रदेश उपाध्यक्ष कमलावती सिंह ने बताया कि संगठन का आदेश था और जो शिकायतें थी उसको हम लोगों ने सुना है। बीजेपी में जो भी निर्णय होता है वह प्रदेश नेतृत्व लेता है। बातचीत चल रही है और अभी कोई निष्कर्ष नहीं निकला है, अभी जांच की जा रही है। मैं जांच टीम के साथ बैठी, उन्होंने मुझसे मेरी बातें सुनी, सारा कुछ उन्होंने मुझसे मांगा जो जो मेरे पास है इनके खिलाफ कि क्या कैसा हुआ, जो मैंने पहले बोला है सारा पेपर मैंने इनको दे दिया है। मुझसे ये कहा गया कि आप सिर्फ इतना मेरे लिए इतना कर लीजिए कि पार्टी मेरे लिए सर्वोपरि थी, है और आगे भी रहेगी। तो मैंने कहा ठीक है, पार्टी तो मेरे लिए पहले भी सर्वोपरि थी, है और जीवन भर रहेगी। तो मैंने कहा ठीक है, मैं कर लेती हूँ। लेकिन कुछ मीडिया बंधुओं ने उसको जस्ट उल्टा दिखाया कि मेरा समझौता हो गया। मेरा व्यक्ति से कोई समझौता नहीं है। मैं लड़ूंगी, लड़ती रहूंगी, क्योंकि व्यक्ति ने मेरे साथ गलत टिप्पणियां की। हजारीबाग वन भूमि घोटाला मामले में झारखंड के उच्च न्यायालय ने एक बड़ी सुनवाई करते हुए आरोपी आईएएस अधिकारी विनय कुमार चौबे की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। इससे पहले अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद 23 अप्रैल की तारीख को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। वहीं इस मामले की सुनवाई के दौरान आज जस्टिस AR चौधरी की अदालत ने विनय चौबे को बेल देने से इनकार करते हुए अपना आदेश जारी कर दिया है। बता दें कि यह मामला हजारीबाग जिले में नियमों के विरुद्ध वन विभाग की 5 प्लाटों की जमीनबंदी कराने से जुड़ा हुआ है, जिसके तहत निलंबित आईएएस पर आरोप है कि उन्होंने उपायुक्त रहते हुए सरकारी जमीन को निजी स्वामित्व में बदलने की साजिश रची थी। जानकारी के मुताबिक ये जमीन गैर मजरूआ खास जंगल झाड़ी के रूप में दर्ज है, जो वन संरक्षण अधिनियम के अनुसार भारत सरकार की अनुमति के बिना ऐसी भूमि का उपयोग गैर वानिकी कार्यों के लिए नहीं किया जा सकता है। कानपुर के फूलबाग स्थित नाना राव पार्क में करोड़ों की लागत से बना स्विमिंग पूल अब तक चालू न होने पर समाजवादी पार्टी के विधायक अमिताभ बाजपेयी ने अनोखा विरोध प्रदर्शन किया। वह कार्यकर्ताओं के साथ सूखे पूल में उतरकर तैराकी करने लगे और इसे स्विमिंग पूल बताया। उनका कहना है कि 10 मार्च से इसे शुरू होना था, लेकिन 50 दिन बाद भी बंद है। इससे नगर निगम को करोड़ों के राजस्व का नुकसान हो रहा है। इसी मुद्दे पर हमारे संवाददाता ने विधायक अमिताभ बाजपेयी से सीधी बात की है। कानपुर के उत्तर प्रदेश में एक अनोखी घटना सामने आई है। स्विमिंग पूल में आपने बहुत लोगों को नहाते हुए देखा होगा, लेकिन ड्राइंग स्विमिंग पूल की अगर बात की जाए तो आज पहला जो नजारा देखने को मिला वो आर नगर से विधायक अमिताभ बाजपेयी द्वारा मिला है और उन्हीं से बात करेंगे, जानेंगे क्या कारण रहा। विधायक जी, क्या कारण है? सभी लोगों को तो पानी में स्विमिंग करते देखा गया, लेकिन आपने टाइल्स पर स्विमिंग की, इसके पीछे का कारण क्या है और किन लोगों की कमियां है? देखिए, हम लोगों की मजबूरी है कि हमें ड्राई स्विमिंग करनी पड़ रही है, क्योंकि और लोग यहाँ स्विमिंग पूल होते हैं पर हमारे यहाँ स्लीपिंग पूल है और उसमें कानपुर नकारा निगम के अधिकारी सो रहे हैं, वो जाग नहीं रहे। हमारे क्षेत्र की जनता लगातार मांग कर रही है पर स्विमिंग पूल चालू नहीं किया जा रहा। ये जब पुराना स्विमिंग पूल था तो भी हर वर्ष होली के तुरंत बाद चालू कर दिया जाता था, समारोह पूर्वक चालू किया जाता था। बाकायदा विधायक को, पार्षदों को बुलाया जाता था, उसकी घोषणा करके चालू करते थे। जब ये नया स्विमिंग पूल बना, 15 करोड़ रुपए लगाया गया, नया स्विमिंग पूल बनाया गया, उसके बाद से लगातार चालू करने में हिलावाली करी जाती है। जब स्विमिंग पूल बना तो 1 साल तक चालू नहीं किया गया। हम लोगों ने कई बार प्रयास किए, आंदोलन किए, तब जाके उसको चालू किया। परंतु प्राइवेट स्विमिंग पूल, जो होटलों के स्विमिंग पूल है, प्राइवेट क्लबों के स्विमिंग पूल है, उनको लाभ पहुंचाने की दृष्टि से हमारा सरकारी स्विमिंग पूल चालू नहीं किया जा रहा है। ये चालू नहीं हो रहा तो इसमें कहीं ना कहीं क्या राजस्व को नुकसान हो रहा है? सीधा नुकसान है। एक दिन में 8 स्लॉट 70 लोगों का होता है, 100 रुपया फीस है।
तो आप जोड़ लीजिए लगभग 56,000 रुपए पर डे अगर फुल है, तो नहीं फुल होगा तो भी 50,000 45,000 पर डे का नुकसान है, और लगभग 2 महीने हो गए। तो इतना नुकसान अब तक नगर निगम की आय का हो चुका है और जनता का भी नुकसान लगातार हो रहा है, और सीधा लाभ प्राइवेट पूल वालों को पहुंचाने का प्रयास कानपुर के जो अधिकारी सो रहे हैं उनके द्वारा किया जा रहा है। इस प्रदर्शन के बाद भी अगर स्विमिंग पूल चालू नहीं होता तो अगला कदम क्या आपका होगा? जागा तो कुंभकर्ण भी था, प्रयास बढ़ाने पड़ेंगे, आवाज बढ़ानी पड़ेगी, जागना सबको पड़ता है। जैसे कि आपने देखा कि ये जो विरोध प्रदर्शन किया गया ये अनोखा था, और इसमें कहीं ना कहीं जो लापरवाही है वो नगर निगम की सामने आ रही है। न्यूज़ के लिए कुणाल सिंह, कानपुर। ईरान ने कहा है कि उसके लिए हालात अब भी जंग जैसे बने हुए हैं। ईरानी सेना के प्रवक्ता ने कहा कि युद्ध अभी खत्म नहीं हुआ है। प्रवक्ता ने कहा कि ईरान मौजूदा हालात को सामान्य नहीं मानता है। उन्होंने कहा कि सेना और सुरक्षा एजेंसियां लगातार मॉनिटरिंग और सर्विलांस कर रही हैं ताकि हर गतिविधि पर नजर रखी जा सके। वहीं एक बड़े घटनाक्रम में संयुक्त अरब अमीरात ने 1 मई से तेल उत्पादक देशों के संगठन ओपेक से 59 साल बाद बाहर निकलने की ऐतिहासिक घोषणा की है। ओपेक दुनिया के बड़े तेल उत्पादक देशों का समूह है। ईरान ने अमेरिका को हॉर्मुज़ खोलने और जहाजों की आवाजाही शुरू करने का प्रस्ताव दिया था। इसके बाद परमाणु मुद्दे पर बात होनी थी, लेकिन ट्रंप ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में एक स्टेट डिनर के दौरान कहा कि ईरान को कभी भी परमाणु हथियार हासिल करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि किंग्स चार्ल्स भी उनकी इस बात से सहमत है। ट्रंप ने कहा कि हम अभी मिडिल ईस्ट में थोड़ा काम कर रहे हैं, जैसे ही आप जानते होंगे, और हम बहुत अच्छा कर रहे हैं। हमने उस विरोधी को हरा दिया है और हम कभी भी उसे परमाणु हथियार हासिल नहीं करने देंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि ईरान ढहने की कगार पर पहुंच चुका है और जल्द से जल्द हॉर्मुज़ स्ट्रेट खुलवाना चाहता है। ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ईरान ने अमेरिका को बताया कि वह स्टेट ऑफ कोलैप्स यानी बुरी स्थिति में पहुंच चुका है। उन्होंने कहा कि ईरान जल्द से जल्द हॉर्मुज़ स्ट्रेट खुलवाना चाहता है ताकि समुद्री आवाजाही सामान्य हो सके। ट्रंप ने यह भी कहा कि ईरान इस समय अपनी नेतृत्व स्थिति को संभालने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने लिखा कि उन्हें भरोसा है कि ईरान इससे बाहर निकल जाएगा। From the trenches of World War I to the beaches of Normandy, from the frozen hills of Korea to the scorching sands of North Africa and the Middle East. And we're doing a little Middle East work right now, too, if you might know. And we're doing very well. We have militarily defeated that particular opponent. And we're never going to let that opponent ever, Charles agrees with me, even more than I do, we're never going to let that opponent have a nuclear weapon. They know that, and they've known it right now very powerfully. פוצצנו היום מנהרת טרור ענקית של חיזבאללה. אנחנו משמידים להם את תשתיות הטרור, אנחנו הורגים להם עשרות רבות של מחבלים, ועוד היד נטויה. אנחנו פועלים בתוך רצועת הביטחון, דרומית לליטנית, צפונית לליטנית, בבקה, בצפון לבנון. ונתתי הנחיה לפני כמה שבועות על פרויקט מיוחד לחסל את איום הרחפנים. זה ייקח זמן, אבל גם את זה נפוצץ. Clearly differentiated groups. On the one hand, we have Saudi Arabia, Pakistan, Egypt, and Turkey, which are, forcing themselves as the energy the security leaders in the region. And on the other hand, as you correctly mentioned, you have the UAE, which is with close links with India, Israel, and the US. तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।